हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज भाई जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है खुफिया एजेंसी। बेटा, हर देश की एक स्पेशल खुफिया एजेंसी होती है जो विदेश में रहकर और देश में रहकर देश की रक्षा करती है। बेटा, अगर मैं खुफिया एजेंसी की बात करूं तो खुफिया एजेंसी से कई बार पेपर में क्वेश्चन उठ चुका है और कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां हम डिफेंस का एग्जाम देते हैं या देश की सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां खुफिया एजेंसी से क्वेश्चन 101% उठता है। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे दो, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे दो, चाहे आप कहने का मतलब कोई भी एग्जाम दे दो जो सुरक्षा से संबंधित है, उसमें आपको खुफिया एजेंसी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यहां पर जो मैं बताने वाला हूं बेटा, टॉप 4 खुफिया एजेंसियों के बारे में बताने वाला हूं जो विश्व की टॉप 4 खुफिया एजेंसी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बेटा इजराइल का। किसका? इजराइल का नाम आता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है बेटा वो है मोसाद। क्या नाम है? मोसाद जो है बेटा इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ये विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट खुफिया एजेंसी मानी गई है बेटा। विश्व की, वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पर बेटा जो रैंकिंग है इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद विश्व की सबसे बड़ी और बेटा सबसे ज्यादा फेमस आपकी एजेंसी है जो खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी का काम क्या होता है बेटा? देश में फैल रहे आतंकवाद को खत्म करना, और देश को लग रहा है कि किसी दूसरे देश से हमें खतरा है तो वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरे नंबर पर आती है बेटा आपकी CIA। कौन सी आती है? CIA। बेटा ये जो एजेंसी है ये है अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CIA। इस CIA खुफिया एजेंसी कहां की है बेटा? अमेरिका की है। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन उठ चुका है। उसके बाद में भैया जी थर्ड नंबर पर जो आती है आपकी आती है MI6। क्या आती है? MI6। बेटा MI6 कहां की खुफिया एजेंसी है? MI6 बेटा आपकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। कहां की है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। बेटा इसी खुफिया एजेंसियों में भारत का नंबर कौन सा आता है बेटा? भारत का नंबर आता है इन खुफिया एजेंसी में 4th नंबर पर। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ। क्या नाम है बेटा? रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है बेटा। इन एजेंसियों से बेटा कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट नंबर पर इजराइल जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या? मोसाद है। CIA कहां की है बेटा? अमेरिका की। MI6 कहां की है? ब्रिटेन की। और रॉ कहां की है? भारत की। बेटा ये चौथे नंबर पर भारत बेशक आता हो पर भारत की खुफिया एजेंसी इन तीनों देशों की एजेंसी से बड़ी है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि बेटा जो रॉ है, रॉ की जो ट्रेनिंग होती है, रॉ को जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं वो बेटा इन तीनों से मिलकर सिखाए जाते हैं। कहने का मतलब भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसके पास जो ट्रेनिंग होती है बेटा वो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग भी मिलकर हमारे रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं एक बंदे को तैयार करने के लिए। खुफिया एजेंसी बेटा इन देशों में हमारा क्यों ज्यादा वो नहीं करते? क्योंकि ये तीनों देश हमारे मित्र देश हैं। ये हमारे खिलाफ कभी भी खड़े नहीं होते। ये हमें पूरी अच्छी तरीका से सपोर्ट करते हैं। बेटा इस लिस्ट में एक नाम और आता है, उस नाम को और याद रखो, ISI जो कहाँ की है बेटा? पाकिस्तान की। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। क्लियर बेटा? रॉ की बात जो हम करेंगे, रॉ की स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को हम देखेंगे। क्योंकि बेटा UPSC समझना, UPSC और PCS में बेटा इंटरव्यू के दौरान भाई रॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि रॉ की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अगर तुम रॉ में डायरेक्टली आवेदन करना चाहो तो डायरेक्टली आवेदन नहीं कर सकते। और बेटा UPSC और PCS में जो इंटरव्यू होते हैं, जहां इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, वहां से देश की सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चनों में बेटा एक क्वेश्चन आता है आपका रॉ का भी। तो बेटा रॉ का भी 101% UPSC और PCS में क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। क्लियर बेटा? तो यहां पर आज हम करेंगे सभी की डिटेल टू डिटेल जानकारी, जिसमें ज्यादा
जो डिटेल देंगे हम प्रोवाइड कराएंगे वो आपको कराएंगे अपनी रॉ की, क्योंकि भाई भारत की बात है तो भारत की हम सबसे ज़्यादा आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि भारत की रॉ में किस तरीका से काम होता है, कैसे रॉ बनी, कहां से रॉ आई, क्या कारण था रॉ को जनरेट करने का। क्लियर भाई साहब। इसी के साथ अगर कोई भाई मेरे चैनल पर आज पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बेटा रॉ से संबंधित अगर मैं बात करता हूं तो आपके नेवी, सीडीएस, नेवी में, एयरफोर्स में और बेटा एनडीए में, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में बेटा रॉ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये डिफेंस के सबसे बड़े एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस में इनका बहुत बड़ा संयोग होता है। तो बेटा एनडीए में, एयरफोर्स में और नेवी में बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है आपके रॉ का। रॉ क्या है, कैसे बनी, सब चीज से कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप बेटा एनडीए का कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको रॉ का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप भाई नेवी का, जो नेवी का भी एग्जाम चल रहा है, एसएसआर और बेटा डबल ए, एसएसआर और डबल ए का जो एग्जाम चल रहा है बेटा, उसमें भी मैक्सिमम पेपर में बेटा रॉ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा भैया रॉ के बारे में। रॉ के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा, रॉ कहां से आया, कैसे आया। भैया भारत और पाकिस्तान का युद्ध और भारत और चीन का युद्ध आपस में हुआ था। कब हुआ था बेटा, आप देखना 1962 में पाकिस्तान हमारा युद्ध हुआ, चीन और बेटा इंडिया का आपस में युद्ध हुआ, जहां पर भारत की बहुत करारी हार हुई। सन 1965 में बेटा एक और युद्ध हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। उन दोनों युद्ध में भारत को बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान देखने को मिला। बेटा चीन के युद्ध में भारत ने अपना अक्साइन चीन खो दिया और आधे से कुछ कम अरुणाचल प्रदेश चीन ने कब्जा लिया। बेटा यहाँ पर क्या किया था, चीन ने अक्साइन चीन जो बेटा भारत का हिस्सा है उसको भारत से छीन लिया इस युद्ध में, 1962 वाले युद्ध में। और कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी इसने कब्जा लिया, अपने कब्जे में ले लिया। बेटा चीन 1962 का जो युद्ध था, इस 1962 के युद्ध में हमारी करारी हार नहीं होती अगर हमारे पास एक खुफिया एजेंसी बहुत अच्छे लेवल की होती। खुफिया एजेंसी का काम क्या होता, खुफिया एजेंसी वहां से हमें इंफॉर्मेशन भेजती जिससे हम पहले से ही अवगत हो जाते। अगर हम पहले से ही अवगत हो जाते तो हमें भारी भरकम नुकसान देखने को नहीं मिलता। साथ में हमारा अक्साइन चीन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हमें गंवाना नहीं पड़ता। बट बेटा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अच्छी नहीं होने की वजह से बेटा हमें यहां पर करारी हार देखने को मिला। उसके बाद बेटा पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में। पाकिस्तान से भी हमें बहुत भारी भरकम नुकसान देखने को मिला था। इसी बात में इंदिरा गांधी ने एक टीम का गठन किया। उस 21 सितंबर सन 1968 में रॉ की स्थापना करी गई। बेटा किसकी स्थापना करी गई, रॉ की स्थापना करी। किनके कार्यकाल में करी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बेटा रॉ की स्थापना करी गई। 21 सितंबर 1968 में रॉ की स्थापना हुई। और बेटा ये किसके कार्यकाल में हुई, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से भी उठ जाता है, रॉ की स्थापना कब हुई, तो रॉ की स्थापना हुई 21 सितंबर 1968 में। किसके नेतृत्व में हुई, किसके कार्यकाल में हुई, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई। बेटा कभी कभी रॉ की ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, रॉ की फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है। बेटा रॉ का बढ़िया काम हमें देखने को कई बार मिला है, रॉ ने बहुत अच्छा काम किया है। और बेटा कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, जो मुख्यालय बेटा नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में बेटा रॉ का हेडक्वार्टर है। क्लियर भैया जी। यहां से क्वेश्चन कई तरीका से पूछे गए हैं। सन 1965 में चीन और इंडिया का आपस में युद्ध हुआ जिसमें हमारे यहाँ खुफिया एजेंसी की कमी होने की वजह से बेटा हमें भारत के दो हिस्से खोने पड़े। एक तो आपका अक्साइन चीन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा। फिर उसके बाद में 1965 में बेटा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में बेटा हमको भारी भरकम नुकसान देखने को मिला। उसके बाद भाई एक
खुफिया एजेंसी बनाएगी जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगी, जिसका नाम था बेटा रॉ। रॉ का स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई। स्थापना कब हुई? 21 सितंबर 1968 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? नई दिल्ली में है मुख्यालय। उसके बाद में बेटा इसका पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। क्लियर है भैया? इसके बाद में एक और चीज हमें देखने को मिली, उस चीज का नाम बताता हूं मैं। देखो इसके बाद में इस भारत का जो 22वां राज्य बना उसका नाम था सिक्किम। भारत का जो 22वां राज्य बना उसका नाम क्या था? सिक्किम था। क्लियर भैया? कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का 22वां राज्य कौन सा है? भारत का जो 22वां राज्य है उसका नाम है सिक्किम। क्लियर भैया? सिक्किम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा, सिक्किम भारत में कैसे जुड़ा। क्लियर है? 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में बेटा चीन ने राजनीति खेली और चीन ने सिक्किम को अपनी ओर लेने की कोशिश करी। किसको? सिक्किम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करी। बेटा सन 1975 में चीन ने सिक्किम की जमीन को हड़पने की कोशिश करी, सिक्किम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करी। तो बेटा रॉ के कुछ ये खबर पहुंची आपके दिल्ली जहां नई दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंची। हेडक्वार्टर से फिर एक रॉ जनरेट करी गई, रॉ के कुछ मेंबर क्रिएट करे गए जो सिक्किम में जाकर बेटा इसके बारे में जनता को बताएं। तो रॉ के कुछ एजेंट बेटा सिक्किम गए और सिक्किम की जनता को उन्होंने बताया कि आज रॉ चीन जो है सिक्किम के साथ दोस्ती कर रहा है, कल को इसकी कमर में ही खंजर मारेगा। क्योंकि चीन का ये पहला सिद्धांत रहा है, चीन पहले इन्वेस्ट करता है उसके बाद में उसी पे कब्जा करने की कोशिश करता है। तो रॉ ने बेटा ये इंफॉर्मेशन सिक्किम के लोगों को दी। सिक्किम के लोगों ने बेटा चीन से भड़क गए और चीन से इन्होंने संधि या बिजनेस करने का बिल्कुल प्रस्ताव को खत्म कर दिया और सिक्किम बेटा हमारे देश का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। ये क्वेश्चन बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन भैया जी यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीएससी के बेटा रिटन एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया है। रिटन एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया। सिक्किम भारत में कब मिला था? 1975 में। और कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। और भाई साहब जो स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी हो, वहां से भी सिक्किम का क्वेश्चन उठता है। क्योंकि बेटा सिक्किम भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। खूबसूरत भारत की जो सबसे बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं वहां पर बेटा सिक्किम का भी नंबर आता है। सिक्किम बहुत बड़ा खूबसूरत शहर है, राज्य है। जो भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। कब बना? 1975। इसको सिक्किम को भारत में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? बेटा रॉ को जाता है। रॉ के एजेंटों ने इस पर काम किया था। क्लियर भैया? आगे मैं बात करना चाहूँगा और भी चीज़ें बताना चाहूँगा रॉ के बारे में। भैया से देखो कभी भी आपने रॉ की कोई भी इंफॉर्मेशन टीवी पर नहीं देखी होगी, रॉ के किसी भी ऑपरेशन को आपने अखबार में नहीं पढ़ा गया होगा। तो इसी चीज़ से आप समझ जाइए कि रॉ कितनी खुफिया एजेंसी है भारत की। क्लियर भैया? रॉ कितनी खुफिया एजेंसी है भारत की, बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी आती है भारत की। अब मैं बात करना चाहूँगा भारत के रॉ के बारे में। मैंने कुछ आपको बताया, अब मैं भारत के कुछ छोटी छोटी ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में बताना चाहूँगा जो भारत में ही काम करती हैं। बेटा यहाँ से कई बार क्वेश्चन पेपर में उठाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। बेटा 4 खुफिया एजेंसी भारत में बहुत बड़ा काम करती हैं। बेटा जो रॉ है, एक चीज याद रखना, रॉ जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। जैसे कि रॉ की विदेशों में रॉ हमारी काम करती है, जबकि भारत की खुद की भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटिव बेटा कुछ कमेटियां हैं, जिसका पहला नाम आता है सीडीएस का। क्या नाम आता है? सीडीएस, जिसकी फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बेटा क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बेटा सबसे पहले नाम आता है आपका इसका, क्या नाम है? सीडीएस। सीडीएस के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बेटा सीडीएस आज बहुत बड़ा काम कर रही है और क्वेश्चन डायरेक्टली सीडीएस के बारे में बनता है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ है बड़ी जल्दी में हुआ है, 2019 में इसका गठन हुआ है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। सीडीएस की स्थापना कब हुई? कौन इसके अध्यक्ष हैं? क्या कारण था सीडीएस की स्थापना करने का? ये बेटा एक बार क्वेश्चन आपका कई पेपरों में देखने को मिला है सीडीएस का।
क्यों? क्योंकि बेटा ये नया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसे आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए। बेटा इसकी स्थापना हुई 24 दिसंबर 24 दिसंबर 2019 में। बेटा सीडीएस की स्थापना कब हुई है? सीडीएस की स्थापना हुई है 24 दिसंबर 2019 में। और बेटा इसके मुख्यालय की अगर मैं बात करूं, मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है बेटा इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बेटा कई डिफरेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन है बेटा इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं बेटा जनरल बिपिन रावत। कौन है बेटा? जनरल बिपिन रावत। क्लियर भैया? जनरल बिपिन रावत इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन क्या आया बेटा? सीडीएस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? सबसे बड़ी बात यहां से उठती है इसका और इनकी जो पोस्टिंग हुई थी 1 जनवरी 2020 में। क्लियर बेटा? अब इस सीडीएस के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, उस चीज़ को समझना। बेटा सीडीएस जैसे स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। तो इसका रीज़न था बेटा सन 1999 से बेटा इसका प्रस्ताव पास किया जा रहा था कि कोई भी एक ऐसा स्टाफ बनाया जाए जो तीनों सेनाओं पर अपना नियंत्रण रखे। तीनों सेनाएं कौन सी? बेटा वायुसेना, थल सेना और नौसेना। बेटा तीनों सेनाओं पर अपना एक कंट्रोल रखा जाए। रीजन क्या है बेटा? अगर मैं रक्षा मंत्री की बात करता हूं, किसी भी देश का जो रक्षा मंत्री होगा, हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो बेटा उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि तीनों को कैसे कंट्रोल में करा जाए, कैसे कैसे हमें डिसीजन लेने हैं। क्लियर? तो भाई साहब इनके ऊपर एक सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट जनरल को इनके स्टाफ में रखा गया। क्या कहा गया? कि भैया ये तीनों का एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। कहने का मतलब भारत की जो सेना है उस सेना का नाम वायुसेना, थल सेना और नौसेना, उनका एक अध्यक्ष बना दिया गया जिसका नाम था जनरल बिपिन रावत। भाई इन तीनों सेनाओं को सीडीएस के अंडर डाल दिया गया। अगर कोई भी युद्ध की प्रक्रिया होती है, कहीं भी अशांति फैलती है, यहाँ आर्मी की या आपकी नौसेना की, चाहे वायुसेना की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये किसी का डिसीजन नहीं मानते। ये केवल डिसीजन किसका मानेंगे? सीडीएस का मानेंगे। बेटा सीडीएस से ऊपर कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री हमारे यहाँ के राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री के बाद में सीडीएस आता है। बेटा सीडीएस के अंदर ही ये तीनों फोर्स काम करती हैं। बेटा यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके जो आने वाले एग्जाम है वहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? सीडीएस की स्थापना कब हुई? 24 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बेटा नई दिल्ली में है। उसके बाद में प्रथम अध्यक्ष कौन है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत बेटा यहाँ के प्रथम हैं अध्यक्ष। उसके बाद इनकी पोस्टिंग कब हुई? बेटा 1 जनवरी 2020 में इनकी पोस्टिंग हुई। क्लियर है? आगे मैं बात करना चाहूंगा भैया इस पद के लिए, सीडीएस के पद के लिए कोई भी अध्यक्ष 3 साल के लिए चुना जाएगा। कितनी साल के लिए चुना जाएगा? मात्र 3 साल के लिए चुना जाएगा। या बेटा जी 65 साल की आयु तक, 65 साल की आयु तक। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालता है। देखो अगर कोई इसका अध्यक्ष बनता है जिसकी उम्र है 60 साल, क्या है? 60 साल, तो उसका रिटायरमेंट कब होगा? 63 साल में उसका रिटायरमेंट होगा। क्लियर है? 60 साल का 3 साल का कार्यकाल करेगा तो उसका रिटायरमेंट कब होगा? 63 साल में उसका 63 साल की जब उनकी उम्र हो जाएगी तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर बेटा इनका कोई अध्यक्ष बना जिसकी उम्र है 63 साल, तो भैया इनका रिटायरमेंट कब होगा? मैंने कहा केवल 65 साल तक ही कार्यरत हो सकता है, तो इनका रिटायरमेंट भैया 65 साल की उम्र में हो जाएगा। इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा? मात्र 2 साल का रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर भैया? सीडीएस के बारे में देखा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी स्थापना कब हुई? 24 दिसंबर 2019 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत की पोस्टिंग कब हुई थी? 1 जनवरी 2020 में। और भैया इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? मात्र 3 साल का कार्यकाल होता है, या 65 साल की आयु तक। उसके बाद में सीडीएस का काम क्या होता है? बेटा सीडीएस पूरा कंट्रोल रखती है किस किस पर? नौसेना पर, थल सेना पर और वायुसेना पर। कंट्रोल कब रखती है? बेटा युद्ध की प्रवृत्ति पर, जब अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ी? भाई सन 1999 का कारगिल युद्ध के बाद में कोई एक ऐसा स्टाफ की जरूरत पड़ी
कोई एक ऐसा स्टाफ हो जो तीनों सेनाओं पर अपना कंट्रोल कर सके, तब जाकर सीडीएस की स्थापना हुई। कितने साल बाद हुई भाई? 20 साल बाद इसकी स्थापना हुई। उसके बाद करते हैं सीबीआई। अगर मैं बात करूं सीबीआई, सीबीआई क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई, सीबीआई भी बेटा ये भारत की ही एक खुफिया एजेंसी है जो भारत के अंदर काम करती है, जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीडीआई। आपने सीडीआई प्रोग्राम तो देखा होगा। सीबीआई जो होता है, सीडीआई जो होता है, सीडीआई जो टीवी पर सीरियल चलता है उसी का है बेटा, उसका नाम है सीबीआई। सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। बेटा ये वो काम होता है जो हमारी राज्य की सरकार के अंडर में, देखो ये क्या है, एक सेंटर की संस्था है, खुफिया एजेंसी है। जब किसी राज्य में कोई अपराध हो जाता है और उस अपराध को, संगीन अपराध होता है जिसमें पुलिस हमारी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, पुलिस उस पर सही तरीका से काम नहीं करती है, तो ये केस क्या होता है? केस किसको सौंप दिया जाता है? सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई बेटा बाल की भी खाल निकाल लेती है। सीबीआई क्या है? सीबीआई बाल की भी खाल निकाल लेती है। और सीबीआई का काम क्या होता है भाई? बड़े से बड़े संगीन जुर्म के जो अपराधी हैं उनको सामने लाना। भाई इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1941 में सीबीआई की स्थापना हुई। और भैया जी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। भैया यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1941 में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बेटा, वर्तमान में अध्यक्ष भी कई बार पूछ लेता, वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। क्या नाम है? ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला बेटा वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। क्लियर भैया? ये चीज़ें आप सीबीआई के बारे में याद रखना। सीबीआई का है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसकी स्थापना कब हुई? 1941 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। और अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। उसके बाद में आती है भैया आपके एक और फोर्स आती है जो पेपर में ज़्यादातर पूछी गई है। अब आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें क्या पता यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाए। क्वेश्चन का नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है बेटा CAPF इसका शॉर्ट फॉर्म है। पर बेटा शॉर्ट फॉर्म से पेपर में नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली पूछा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। बेटा इसके अंतर्गत कितने सेना पुलिस आती हैं? बेटा ये पूर्व पुलिस बल की मैं बात कर रहा हूँ, जो अर्धसैनिक बल होते हैं। अर्धसैनिक बल का मतलब जो आधे सिपाही और आधे फौजी होते हैं, आधी पुलिस और आधी फौजी होते हैं, जिनमें कौन कौन आते हैं आपके? असम राइफल, BSF। असम राइफल जो एसएससी जीडी एग्जाम कराती है ना, वो बेटा इसी के अंतर्गत कराती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत कराती है। सीआरपीएफ और भैया आपका सीआईएसएफ और आपका एसएसबी और भैया आपका आता है इसमें आईटीबीपी और एक आता है बेटा आपका एनएसजी। ये भाई साहब ऐसी पुलिस फोर्स होती है, ये एक ऐसी पुलिस फोर्स है जो सेंट्रल रिजर्व करती है। ये पुलिस भाई आम पुलिस की तरह नहीं होती, सेंट्रल पुलिस की तरह नहीं होती। ये आधी पुलिस और आधी क्या होती है? आर्मी होती है। जैसे बेटा असम राइफल, असम में जो भी काम होता है असम के लिए, जो भी सैनिक बल हमारे दिए गए हैं वो असम राइफल पे आते हैं। BSF आप जानते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। CRPF, CISF, SS सीमा सुरक्षा बल बेटा, ITBP, NSG, इसमें बेटा केवल 7 ही आते हैं। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कितने अर्धसेना पुलिस बल आता है? तो बेटा उसका नाम होगा 7। क्लियर बेटा? इसका हिंदी में देख लो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसको कहेंगे केंद्रीय, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है एग्जाम में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस
बल। बेटा पुलिस बल की अगर बात आए और केंद्रीय समझ में आए, पहला तो सेंटर की पुलिस हो गई। सेंटर की पुलिस कौन कौन सी होती है? असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी। भैया ये सात ही सात इसके अंदर आती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत कितने लोग आते हैं, कितनी कैटेगरी आती हैं? तो आंसर क्या होगा बेटा? 7 कैटेगरी आती हैं। कौन कौन सी? क्या मैं असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आपका एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी। क्लियर है भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूं, और भैया जी पेपर में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोर्स दे रहा हूं। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, अगली सेना की बात करूं जो भारत के लिए भीतर काम करती हैं, तो उसका नाम है इंटेलिजेंसी ब्यूरो। क्या नाम है? इंटेलिजेंसी ब्यूरो। इसको कहते हैं बेटा आईबी। इस आईबी की गलती से ही बेटा सन 1971 का लफड़ा हुआ। सन 1971, सन 1962 और सन 1965 के युद्ध में हमें करारी हार ढूंढनी पड़ी। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के तर्ज पर ही इसी के, जब इसके जो खुफिया एजेंट है जब इस काम में फेल हो गए, इसी के कारण ही रॉ की स्थापना हुई। याद रखना, रॉ किसके कारणों से सामने आई अस्तित्व में? रॉ किसके कारण से सामने आई? इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कारण ही मार्केट में आई थी। बेटा इसकी स्थापना ब्रिटेन काल में ही हो गई थी 1887 में। कब हो गई थी? 1887 में हो गई। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में अगर मैं इनके अध्यक्ष की बात करूँ तो अरविंद कुमार हैं। कौन है बेटा? अरविंद कुमार वर्तमान में। भाई साहब ये 3 चीज़ आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लो। और रॉ को पैदा करने का कारण किसका है? आईबी का। इस बात को भी याद रखना। इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रॉ को जनरेट करने का मेन कारण क्या था? भाई रॉ एक खुफिया एजेंसी है। अगर भाई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अगर हमारे इंटरनेशनल लेवल पर पहले काम करती थी, इंटरनेशनल लेवल पर ये जानकारी इकट्ठा करती थी, पर इससे कुछ जानकारी छूट गई जिसकी वजह से हमारे देश को भारी भरकम नुकसान हुआ। उसी के बाद 1968 में इंदिरा गांधी ने भैया जी रॉ की स्थापना करी थी। क्लियर भैया? उसके बाद में एक और आती है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नेवी कोस्ट गार्ड। क्या है? ये भी एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड। भाई इंडियन कोस्ट गार्ड भी भारत की बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई। 1978 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना हुई। और नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली। भाई ये जो खुफिया एजेंसी मैंने बताई हैं, ये खुफिया एजेंसी भारत के आंतरिक रूप से काम करती हैं, भारत के भीतर काम करती हैं। क्लियर? और रॉ जो है, रॉ हमारी करती है इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। क्लियर? रॉ के बारे में मैं और भी चीज़ आपको बताऊंगा जिससे रॉ का आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब कुछ बच्चों के अंदर ये आ रहा होगा कि भैया रॉ में कैसे लगा जाएगा। भाई रॉ की मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, रॉ में कैसे आप रॉ को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा रॉ के बहुत बड़े बड़े काम। देखो रॉ के इतने बड़े बड़े काम हैं जिसको बताना बड़ा मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सीक्रेट ऑपरेशन चलाती है जिसके बारे में जानकारी मिलना बड़ा भारी होता है। पर रॉ के कुछ ऐसे काम हैं जिस कामों को पब्लिकलाइज किया गया पेपरों में। जैसे बेटा मैंने आपको बताया स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा को तो आप जानते हो। स्माइलिंग बुद्धा किसने कराया था? इंदिरा गांधी ने कराया था। स्माइलिंग बुद्धा जो था इंदिरा गांधी ने कराया था। भाई स्माइलिंग बुद्धा में क्या था? भारत को परमाणु शक्ति से लैस करना, भारत को परमाणु शक्ति देना। तो उस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये प्रोजेक्ट कहाँ करा गया था बेटा? पोखरण में। पोखरण में ये प्रोजेक्ट किया गया था। ये इसका संबंध किससे? परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण से इसका संबंध है। क्लियर भैया? परमाणु परीक्षण से इसका संबंध है।
क्लियर। आगे बात करता हूँ, इसकी जो परमाणु परीक्षण से इसका संबंध है, सन 1974 में कराया गया था बेटा, याद रखना 1974 में स्माइलिंग बुद्धा पे काम किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा पर काम कब किया गया था? सन 1974 में स्माइलिंग बुद्धा पर काम किया गया। और इसका परीक्षण कहाँ कराया गया था? पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था। पर बेटा ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ, पर भारत को परमाणु शक्ति का कुछ ना कुछ हिस्सा हाथ में लग गया था। क्लियर भाई साहब। उसके बाद में मैंने आपको दूसरा, ये सबसे बड़ा काम था बेटा, स्माइलिंग बुद्धा का काम सबसे बड़ा क्या था कि भाई अमेरिका जो थी किसी भी दूसरे देश को परमाणु शक्ति से लैस देश नहीं बनाना चाहती थी। तो जो स्माइलिंग बुद्धा वाला 1974 में केस हुआ था भाई साहब, इसकी पूरी जानकारी अमेरिका को, सभी देश थे भाई, बहुत सारे देश थे जो भारत पर निगरानी रख रहे थे। पर हमारी जो कंपनी है रॉ ने बेटा उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जब स्माइलिंग बुद्धा का प्रोजेक्ट चालू किया तो बेटा रॉ के भी काफ़ी एजेंट उसमें इन्वॉल्व थे। रॉ के एजेंटों ने ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी, ऐसा टाइम क्रिएट कर दिया कि अमेरिका के सैटेलाइट और देशों को ये भनक तक की ना लगी कि भारत कर क्या रहा है। तो इस काम को सफल कराने में बेटा रॉ का बहुत बड़ा हाथ था। अभी मैंने बताया ये तो पहला काम था रॉ का जो पब्लिकलाइज हुआ था अखबार में, पेपर में क्वेश्चन इससे बनता भी है। दूसरा बेटा सिक्किम का मैंने बताया था। सिक्किम राज्य जो भारत का 22वां राज्य बना बेटा, इस राज्य को भी भारत का 22वां राज्य बनाने में बेटा रॉ का बहुत बड़ा काम था। उसके बाद में सबसे बड़ा बेटा, आज तक रॉ का सबसे बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है वो ऑपरेशन बेटा काउटा ऑपरेशन। क्या नाम था बेटा? ऑपरेशन काउटा। बेटा ये ऑपरेशन इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है रॉ का। क्या माना जाता है? रॉ का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। अगर बेटा काउटा पर सही तरीका से काम कर लिया जाता, ऑपरेशन काउटा पर सही तरीका से काम कर लिया जाता तो पाकिस्तान कभी भी परमाणु शक्ति का परीक्षण नहीं कर पाता। बेटा जब पाकिस्तान परमाणु शक्ति का परीक्षण कर रहा था तो काउटा नामक जगह पर, बेटा ये पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है काउटा नामक जगह पर बेटा इन्होंने क्या किया था? अपनी लैब बनाई थी जहां पर ये परमाणु परीक्षण की जांच कर रहे थे, परमाणु परीक्षण को कर रहे थे। तो बेटा रॉ के एजेंट इस जगह तक पहुंच चुके थे, रॉ के एजेंट काउटा पर पहुंच चुके थे। और काउटा पर बेटा उन्हें कैसे पता चला कि भीतर क्या काम चल रहा है? तो इन्होंने क्या किया, जो काउटा के अंदर, काउटा की लैब में जो भी साइंटिस्ट काम करने जाते थे तो उन साइंटिस्टों के बाल इकट्ठे करे। बेटा क्या इकट्ठे करे? बाल इकट्ठे करे, हेयर के जो बाल होते हैं। और उनका जब लैब में परीक्षण करा गया तो उनके बाल में बेटा यूरेनियम, कुछ ऐसी ऐसी चीजें पाई गई जिससे ये सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार का परमाणु परीक्षण करने का पूरे खिराक में है। बेटा ये एक ऑपरेशन था 1978 में। बेटा काउटा ऑपरेशन कई बार पेपर में आ चुका है। काउटा ऑपरेशन कौन कर रहा था? बेटा काउटा ऑपरेशन रॉ ने परफॉर्म किया था। काउटा ऑपरेशन किसने परफॉर्म किया था? रॉ ने जनरेट किया था। बेटा काउटा में पाकिस्तान क्या कर रहा था? परमाणु परीक्षण पर काम कर रहा था। इसकी जानकारी बेटा रॉ के एजेंटों ने दी मोरारजीभाई देसाई। किसको दी थी? बेटा जो भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बेटा क्या थे? प्रधानमंत्री थे भारत के, प्रधानमंत्री थे बेटा भारत के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। बेटा रॉ ने काउटा में जो घटना घट रही थी, मोरारजी देसाई जो उस समय भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। उनको रॉ ने जानकारी दी कि भाई उनका मैं प्रधानमंत्री जी कि ऑपरेशन काउटा, हमने एक ऑपरेशन काउटा लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान जो है परमाणु परीक्षण पर काम कर रहा है। तो भाई साहब रॉ के एजेंटों ने मोरारजी देसाई को ये बात बता दी। मोरारजी देसाई जो थे बेटा कुछ बड़बोल थे, कहने का मतलब कुछ भी बोल देना, कुछ ऐसे बढ़िया लेवल के आदमी नहीं थे। यहाँ से पता चल गया था मोरारजी देसाई का। इन्होंने जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात कर कर आपस में खूब घुटमेल थी इन लोगों की, मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के। तो इन्होंने पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है उसके सामने बोल दिया कि तुम भी क्या मैं
परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहे हो, इसकी इंफॉर्मेशन हमें है। भाई इतनी बात पकड़कर पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है उनको इस बात का पता पड़ गया। इस बात का पता किसने दिया? मोरारजी भाई देसाई ने उन पर फ़ोन किया कि भाई, नॉर्मली फ़ोन किया, हाँ तुम भी भाई परमाणु हथियार पर परीक्षण कर रहे हो, इस तरीका की बात को कहा। तो जिससे कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने बेटा उसी रात काउटा के आसपास के क्षेत्र में पूरे पाकिस्तान में जितने हिंदुस्तान के एजेंट से रॉ के सभी एजेंटों को पकड़कर बेटा मरवा दिया। आज तक उन एजेंटों के बारे में एक इंफॉर्मेशन नहीं है इंडिया के पास। बेटा ये किसकी वजह से काउटा ऑपरेशन किसकी वजह से फेल हुआ? बेटा मोरारजी भाई देसाई के वजह से फेल हुआ। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बनता है और डायरेक्टली पेपर में तो बनता कम है, पर कहीं भी अगर इंटरव्यू की बात होती है, जहाँ इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये देश की रक्षा से संबंधित है कि ऑपरेशन काउटा किसकी वजह से फेल हुआ। उसका नाम था मोरारजी देसाई, हमारे प्रधानमंत्री की वजह से फेल हुआ। प्रधानमंत्री ने मजाक मजाक में ये छोटी सी बात कर दी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति इस बात को समझ गए और उनको भाई सीधी सी बात है, उनकी इतनी बड़ी सीक्रेट बात दूसरे देश को पता कैसे चली? तो भाई कुछ ना कुछ तुक्के में तो बोल नहीं रहे। तो इस बात का भैया जी भनक लग गई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जितने पाकिस्तान में भारत के रॉ के एजेंट थे सभी रॉ के एजेंटों को रात को पकड़वा लिया और भाई उनके साथ क्या किया आज तक किसी को पता नहीं है, केवल फाइलों में ये केस बंद हो गया। क्लियर भैया? ये काउटा का ऑपरेशन काउटा कब हुआ था? 1978 में। और किसकी गलती की वजह से ये फेल हुआ? मोरारजी देसाई की गलती से ये फेल हुआ। उसके बाद में भैया दूसरा था आपका ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में बेटा रॉ ने एक और ऑपरेशन खेला जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत क्या था ये बताता हूं बेटा। सियाचिन को लेकर मेघदूत ऑपरेशन सामने आया, याद रखना। सियाचिन को लेकर मेघदूत ऑपरेशन बेटा सामने आया। इस ऑपरेशन में भी किसका हाथ था बेटा? रॉ का हाथ था बहुत बड़ा। कहने का मतलब यह है सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर, सियाचिन कहाँ है बेटा? सियाचिन भारत के उत्तर में है, वहाँ बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, केवल बर्फ ही बर्फ है बेटा। पाकिस्तानियों ने बनाया एक प्लान बनाया कि सियाचिन पर कब्जा कर लें, सियाचिन पर कब्जा कर लें। और इस बात की जब खबर हमारे रॉ के एजेंट जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे उनको पता चली, उन्होंने सीधा इंफॉर्मेशन दी बेटा भारत में कि सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी आगे बढ़ रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं। तो बेटा वहाँ पर जब सियाचिन की हमारे भारत की एक रेजिमेंट है, किसका नाम है? कमाऊ रेजिमेंट। कमाऊ रेजिमेंट भाई, कमाऊ रेजिमेंट को जब ये पता चला कि भारत को ये पता चला कि सियाचिन पर कब्जा करने का प्लान पाकिस्तान कर रहा है, तो भारत की एक रेजिमेंट है जिसका नाम है कमाऊ रेजिमेंट। बेटा कमाऊ रेजिमेंट पहले ही सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंच गई और भारत का झंडा फहरा दिया। जब सियाचिन की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी पहुंचे तो उन्होंने पहले से ही भारत का झंडा वहां फहरा हुआ देखा। जब से आज तक बेटा सियाचिन पर भारत का कब्जा है और भारत का ही वो हिस्सा है और भारत वहां पर तैनात रहता है। क्लियर भैया? तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंध रखता है? सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से। और बेटा इस ऑपरेशन को कामयाब किसने किया? बेटा इस ऑपरेशन को कामयाब करा आपका कमाऊ रेजिमेंट ने। किसने किया? कमाऊ रेजिमेंट ने। बेटा उसके बाद में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन चाणक्य। बेटा ये सभी ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ जाते हैं। ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन चाणक्य का काम क्या था बेटा? ऑपरेशन चाणक्य ऑपरेशन चाणक्य भैया किसके द्वारा चलाया गया? रॉ के द्वारा चलाया गया। कश्मीर में फैले आतंकवाद को बेटा ऑपरेशन चाणक्य द्वारा खत्म किया गया। जो कश्मीरी घाटी में और कश्मीर में जो आतंकवाद फैला हुआ था वो ऑपरेशन चाणक्य के द्वारा खत्म किया गया। और ऑपरेशन चाणक्य किसने चलाया था बेटा? ये एक रॉ ने चलाया था रॉ ने चलाया था 1984 ईस्वी में। याद रखना बेटा ऑपरेशन चाणक्य किससे संबंध रखता है? ये भी रॉ से संबंध रखता है। और इस और रॉ ने इसे कब चलाया था? 1984 ईस्वी में चलाया था। क्लियर भैया?
एक ऑपरेशन आता है बेटा सबसे बड़ा जो रिसेंटली चलाया गया था रॉ का, उसका नाम क्या है मैं आपको नाम बताऊंगा बेटा। उससे भी पेपर में डिफरेंस में 2 बार क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। 2015 में एक ऑपरेशन चलाया था बेटा। किसने चलाया था? रॉ ने चलाया था। इसमें क्या था, इस ऑपरेशन का मतलब क्या था मैं बताता हूं। देखो श्रीलंका और चीन के बीच में आपस में क्या होने लगी? मित्रता होने लगी। श्रीलंका और चीन के बीच में आपस में मित्रता होने लगी। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था भैया, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे भैया श्रीलंका के राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे ने क्या किया? चीन के साथ समझौता कर लिया, इनमें मित्रता बढ़ने लगी। तो भाई साहब चीन की दो पनडुब्बी जो युद्ध पनडुब्बी होती हैं वो श्रीलंका पर आकर रुकी, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है महिंद्रा राजपक्षे ने उन्हें श्रीलंका की धरती पर उतारा, अपने समुद्री तट पर उन्हें जगह दी। जबकि भारत और श्रीलंका के बीच में एक संधि पर साइन है कि अगर किसी भी देश के पास कोई विदेशी युद्धपोत आकर खड़ा होता है तो उसकी जानकारी दूसरे देश को दी जाए, बराबरी देश को दी जाए। परंतु महिंद्रा राजपक्षे ने भाई साहब कोई जानकारी नहीं दी, कोई जानकारी नहीं बताई कि चीन की 2 पनडुब्बी मेरे तट पर आकर रुकी हुई हैं। पर भाई क्या हुआ, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे से हमारे जो भारत के राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री है उनका नाम है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, बहुत ज़्यादा नाराज हुए और नरेंद्र मोदी जी ने रॉ के एजेंट सीधे श्रीलंका भेज दिए। भाई साहब इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका के तोता पोर्ट पर, श्रीलंका की जगह है हम्मन तोता पोर्ट भाई साहब श्रीलंका की जगह है जिसका नाम है तोता पोर्ट। श्रीलंका को उनने चीन को रेंट पे दे दी और चीन ने अपना वहाँ प्रोडक्शन का काम भी चालू कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर दिया। इससे भारत की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान होता। रीजन है ऊपर से श्रीलंका पर चीन परेशान कर रहा है। अगर श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हम्मन तोता पोर्ट भी चीन को दे दिया तो चीन हमारे नीचे से हम पर आसानी से कब्जा कर सकता है। तो इस बात का एक्शन लिया नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में, और 2015 में यहाँ से सीधी रॉ के कुछ अध्यक्ष गए और रॉ के कुछ सदस्य गए और श्रीलंका में इस बात का पूरा सॉल्यूशन निकाला और वहाँ पर सत्ता का क्या करा दिया, तख्ता पलट करा दिया और महिंद्रा राजपक्षे को वहाँ का राष्ट्रपति पद से ही हटा दिया। और जब दूसरा श्रीलंका का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम था सिरिसेना। क्या नाम था? सिरिसेना नए राष्ट्रपति बने, नए राष्ट्रपति जो भाई साहब बहुत अच्छे मित्र हैं किसके? नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे राष्ट्रपति जो सिरिसेना जो हैं नए राष्ट्रपति बने। कहाँ के? श्रीलंका के, जो मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। और भाई साहब रॉ ने ही वहाँ पर इतनी अराजकता फैला दी कि महिंद्रा राजपक्षे को उनके पद से हटना पड़ा। और भाई साहब श्रीलंका जो चीन का रिलेशन किससे चल रहा था? चीन का रिलेशन महिंद्रा राजपक्षे से चल रहा था। जब तक वो सत्ता में थे, जब तक चीन ने इन्हें सपोर्ट किया, जैसे ये सत्ता से हटे भाई चीन भी हिल गया कि नरेंद्र मोदी तुमने क्या किया। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर फिर से चुनाव करा दिए और वहाँ पर जो चुनाव हुए उसमें जो राष्ट्रपति बने उनका नाम था सिरिसेना राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद संभाला तो उन्होंने हम्मन तोता पोर्ट से चीन का कंस्ट्रक्शन भी वापस करा दिया। बेटा ये बहुत बड़े काम थे। आ जाता है क्वेश्चन में हम्मन तोता पोर्ट कहाँ पर है? श्रीलंका में है। और भाई साहब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? सिरिसेना। इससे पहले राष्ट्रपति को थे महिंद्रा राजपक्षे थे। भाई साहब चीन ने किस जगह श्रीलंका में अपना कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया था? उसका नाम था हम्मन तोता पोर्ट। बेटा कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर भैया? ये थे बेटा रॉ के बहुत बढ़िया गोपनीय कार्य जो पेपरों में ही वो हुए। रॉ के कभी भी कोई काम बेटा पेपरों में नहीं आते, ना ही कभी तुमने टीवीओं में सुने होंगे।
क्यों? क्योंकि बेटा रॉ जो है बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है भारत की। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया रॉ में कैसे एंट्री पाई जाए। भाई देखो, रॉ की मैंने पूरी हिस्ट्री आपको आज तक रॉ में जो घटा है वो सभी चीज़ बताई। उसके बाद में भैया जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉ में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो रॉ के इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप कार्यरत होने चाहिए। इंटेलिजेंट ब्यूरो में आप कार्यरत होने चाहिए। उसके बाद में आप यूपीएससी में पास होने चाहिए, या बेटा किसी डिफरेंस में कार्यरत होनी चाहिए, डिफरेंस में कार्यरत होने चाहिए। तब जाकर ही आपका रॉ में सिलेक्शन होता है, तब जाकर ही आपका रॉ में सिलेक्शन होता है। बेटा यूपीएससी में जो पास होते हैं बेटा वो देशभक्त होते हैं, बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है बेटा, मैंने बताइए एक इन्वेस्टिगेशन टीम है। इन्वेस्टिगेशन टीम में अगर आपका सिलेक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम पहले नंबर तो भाई रॉ का सीधा सीधा सिद्धांत है, ये वर्क एक्सपीरियंस मांगती है। अगर किसी डिफरेंस से या आईबी से आप इसमें ज्वाइन होते हो, वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 20 साल का, फौज का किसका 20 साल का एक्सपीरियंस मांगती है कि तुम्हें 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको आईबी या डिफरेंस में जॉब करनी होगी, 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में रॉ में जाने का एक सीधा तरीका है, वो है बेटा आपका यूपीएससी। यूपीएससी से आप पेपर को क्रैक कीजिए। यूपीएससी का अगर पेपर आप निकालते हो, आईएएस आईपीएस, जब यूपीएससी का जब पेपर निकाल दिए जाते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, आईएएस आईपीएस नहीं बनते, सबसे पहले रिक्वायरमेंट करने आती है बेटा वहाँ रॉ सभी कैडेटों में से अपना बेस्ट कैडेट ढूंढती है और उन पर पैसा इन्वेस्ट करती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, 1 साल की पूरी ट्रेनिंग देती है और 1 साल में बेटा उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे आपका कंप्यूटर हैकिंग्स के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पर अगर रॉ में आप कार्यरत होना चाहते हो तो आपको किसी एक विदेशी लैंग्वेज पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, विदेशी लैंग्वेज पर आपकी एक कमांड अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी रॉ की यही खूबी है बेटा, ये बहुत चीज़ें सिखाती है आपको, आईटी में महारत प्राप्त कराती है। आईटी में क्या कराती है? महारत प्राप्त कराती है। उसके बाद में आईटी के पास कंप्यूटर हैकिंग वैकिंग सभी चीज़ देखो आप आईटी से ही चलता है। उसके बाद में आपको स्पेस नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके पास एक विदेशी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी विदेशी लैंग्वेज हो आपको उस विदेश में अपॉइंट कर दिया जाएगा। क्लियर बेटा जी? उसके बाद में आप किसी भी ड्रग्स के एडिक्ट नहीं होने चाहिए। भाई साहब खुफिया एजेंसी जो रॉ है, रॉ के बारे में जानकारी आपके अपने आप से भी अपनी जानकारी छिपा कर रखनी पड़ती है, अपने फैमिली मेम्बरों से और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया जाता कि मैं रॉ का एजेंट हूँ। रॉ के एजेंट बनने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। यहाँ पर हर चीज़ से आपको अवगत कराया जाता है कि किस परिस्थिति में आप किस तरीक़ा से बताओगे कि मैं किस तरीक़ा से मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। भाई कोई भी अगर आप पे हार्ड से हार्ड आपको टॉर्चर कर, अगर रॉ का एजेंट कोई पकड़ा जाए और उस पर हार्ड से हार्ड प्रेशर डाला जाए तब भी वो भारत का नाम नहीं लेते। बेटा भारत के बहुत ऐसे लोगों ने विदेश में जाके अपनी जान गंवा दी है और भारतीय गवर्नमेंट इस चीज़ को लिए एग्री भी नहीं होती कि हाँ भाई ये हमारे भारत का नागरिक है। उसका रीज़न है कि भाई साहब भारत की रक्षा सबसे बड़ी बात है। देखो रॉ के जो एजेंट है उस पर आरटीआई दायर नहीं की जा सकती, वो संसद के खिलाफ भी संसद भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई भी उन पर एक्शन नहीं ले सकता। केवल उन पर एक्शन भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ही हक है कि उनके बारे में कोई भी एक्शन ले। और रॉ की भाई नौकरी बड़ी खुफिया नौकरी है, इसके बारे में हम किसी को अपनी चीज़ों को शेयर भी नहीं कर सकते। कई ऐसे भारत के एजेंट हैं जो विदेश में पकड़े गए पर भारत को सुरक्षा में रखते हुए बेटा गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि ये हमारे देश के नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा हमें अपने देश की रक्षा सबसे पहले की जाएगी, सबसे पहले की जाएगी। जब कोई रॉ में एजेंट बनता है तो उसे सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप कल को किसी परिस्थिति में फंस गए तो हम आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पर बेटा भारत के ऐसे पूत और सपूत हैं कि वो हर बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे हमारी जान तक क्यों ना चली जाए। बेटा एक भारत का आर्मी का सिपाही जो अगर युद्ध में कभी कदा पकड़ा भी जाता है तो बेटा वो अपनी जान दे देगा, कभी भी भारत के बारे में कोई भी चीज़ों को लीक नहीं करता, कोई भी चीज़ों को नहीं बताता, खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वही कॉन्सेप्ट बेटा सेम आपके रॉ के एजेंट का होता है। रॉ का एजेंट मर जाएगा पर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत ने मुझे तुम्हारे देश में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए
भेजा गया है। अगर किसी ने ये बोल भी दिया तो बेटा हमारे यहाँ की गवर्नमेंट अपने देश की सुरक्षा के लिए उस बात को नकार देती है कि ये हमारे यहाँ का एजेंट नहीं है। और भाई साहब वो हंसते हंसते अपने आप ही बलि को चढ़ जाते हैं, अपने आप ही सेना बन अपने आप ही शहीद हो जाते हैं। बेटा कभी कभी तो ऐसा होता है कि विदेशियों ने 2-2 3-3 साल तक अपने यहाँ कैदी बनाकर रखती है, उन पर इन्वेस्टिगेशन करती है, पर भाई वो मुंह तक का नहीं खोलते। रीज़न क्या है? क्योंकि वो भारत के सच्चे पूत होते हैं, भारत से उनका दिल से लगाव होता है, वो भारत के लिए मर सकते हैं, कट सकते हैं, पर भारत की खुफिया इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। बेटा ये था आपका पूरा रॉ का डाटा, जिसमें मैंने रॉ के साथ साथ आपको भारत की बहुत सारी खुफिया एजेंसियों के बारे में बताया। बेटा यहाँ से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है, तो आपको इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको खुफिया एजेंसियों के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।